शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। दर्शकों, जूरिस्ट प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां बहुत सारी चैलेंजेस सामने आती हैं, जैसे कि फेक केसेस, फॉल्स केसेस, जूरिस्ट के ऊपर वर्क प्रेशर, केस को जीतने का प्रेशर और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई इजी सॉल्यूशंस है? इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज के जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय भ्राता BL महेश्वरी जी। भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जूरिस्ट प्रोफेशन से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फेक केसेस के बारे में कि आजकल झूठे केसेस बहुत बना दिए जाते हैं जिनमें कोई सच्चाई रत्ती भर भी नहीं है। बस कैसे भी करके मुझे ये सिचुएशन मेरी फेवर में करनी है, मैं जीत जाऊं, ये सोच करके ये विचारधारा से फेक केसेस बनाए जाते हैं। तो इन फेक केसेस की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जी, जिसका भी अगर सीधा साधा सोचा जाए तो इसका भी संबंध है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कैरेक्टर से ही है। कानून की पद्धति कुछ ऐसी है, कानून जब बनता है तो समाज में जो आवश्यकता होती है और समाज में जो अराजकता होती है उसको रोकने के लिए कानून बनता है जी। तो जब तक वो अराजकता परिपक्व होती है तो फिर पार्लियामेंट, असेंबली और ये जो लीगल सैंक्टिटी देने वाली जो अथॉरिटी है वो सोचती है कानून बनाने की, तब तक वो बहुत आगे चला जाता है और कानून पीछे रह जाता है। तो हर कानून में कोई न कोई पोल होती है, वो परिपक्व नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता है, और उसमें जो कमी होती है उसका फ़ायदा लीगल माइंड से निकलता है और उसमें जो ज़्यादा श्रेय जाता है वो वकीलों को, जूरिस्ट को ही जाता है। कोई भी व्यक्ति उसके पास आता है एक फेक केस लेके, मेरा ये मामला है, मुझे उसको परेशान करना है, तो वो कर लेगा। वो उसमें जो कानून में जो कमियाँ होगी वो निकालेगा, उसकी तरह से एविडेंस क्रिएट करेगा और एविडेंस क्रिएट करके वो फिर उसको प्रेजेंटेशन कर देगा। और एक दफ़े मान लो सिविल मैटर है तो एक दफ़े सिविल कोर्ट में केस फेस करते ही उसमें ये तय नहीं होता है प्राइमा फेसी ये केस चलने लायक है या नहीं है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में सीधा प्रोविजन ये है कि जैसे ही कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ नहीं, अपोजिट पार्टी को नोटिस जाएगा, वो अपोजिट पार्टी फिर अपना जवाब देगी, उसके फिर ऊपर इशूज़ बनेंगे, इशूज़ बनने के बाद अभी एविडेंस लेंगे और एविडेंस लेने के बाद में फिर आर्गूमेंट्स होकर फिर फाइनल फैसला होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से लेके और फाइनल डिसीजन होने तक इसके बीच में काफ़ी पीरियड निकल जाता है। और सिविल प्रोसीजर कोड में इतने प्रोसीजर दिए हुए हैं कि हर प्रोसीजर के बीच में एक एक दरखास्त लगाए तो 2, 4, 5 साल निकालना बहुत आसान बात है। और अगर उसमें कोई एक मान लो गलती से जज ने कोई गलत ऑर्डर दे दिया तो उसके हाई कोर्ट में जाके फिर उसके खिलाफ में रिवीजन कर देगा, रिट फाइल कर देगा, और इस बीच में इंटरिम ऑर्डर ले लिया उसने तो वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू करेगा तो अपोजिट पार्टी तो उसमें हैरान परेशान बर्बाद हो जाएगी। ये सब डिपेंड करता है अपने कैरेक्टर के ऊपर जी। अगर हम जूरिस्ट का कैरेक्टर अच्छा है तो हम फेक केस को पहले ही मना कर देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसको मना कर दें। हमने 2010 में, जैसा मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि जूरिस्ट विंग की सिल्वर जुबली थी, तो हमने एक थीम लिया था, रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग इट्स वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। ये थीम लेके हम साल भर चले थे और उसी थीम को लेके हम मॉरिशस भी गए थे और उस थीम को लेके हमने भारतवर्ष के अंदर करीब 60 से 65 डिस्ट्रिक्ट्स में सेमिनार्स किए थे। और उन सेमिनार को करने का हमारे एक ही ऑब्जेक्ट था, हम जाके एक अवेयरनेस कर रहे थे वकीलों में और पब्लिक में, और ये कर रहे थे कि जूरिस्ट का रोल क्या होना चाहिए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट करने में। और हमने उनको बहुत कहा कि ये चैलेंज हमारे सामने दिन में दिन आ रहा है और ज़्यादा तेज होगी इस चैलेंज को।
और हम जूरिस्ट इसको ठीक कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसका हमने कारण दिया है। हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है। आज एक जज भी ओथ लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लेता है। ये एक तरह से हमारा धार्मिक, जैसे महाभारत है, रामायण है, कुरान है, ये ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के आधार पे हमारा देश की सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जब हम चलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी सारी बातें लिखी हुई होती है जी। पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार बना तो हमने दिया, उसमें प्रोविजन बहुत से डाल दिए। तो प्रोविजन डालने के बाद में भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एनफोर्स नहीं करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं कि आर्टिकल 39 में एक आर्टिकल 39 एज जोड़ा गया था 1976 में, और उसमें जोड़ के ये कहा गया था कि इक्वल जस्टिस और लीगल एड के लिए प्रोविज़न बनाया गया था। तो इन्होंने नाम के लिए तो उसको एनफोर्समेंट करने के लिए कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ लीगल एड कमेटीज बना दी, और उसमें कह दिया कि अगर वो व्यक्ति की इनकम 9,000 की है तो उसको एड मिलेगी। जिसकी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसकी 12,000 की इनकम है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल एड मिलेगी। उसके बाद आगे में क्या, पर ये भी जो मिलती है ना, इसमें कई स्टेप्स उसको पार करने पड़ते हैं जब जाके उसको लीगल एड सैंक्शन होती है। प्रोविजन तो हम सब बना रहे हैं, एनफोर्समेंट नहीं है। सैंक्टिटी ऑफ लॉ है, वो एनफोर्समेंट नहीं है उसकी। जब तक एनफोर्समेंट नहीं हो तो एनफोर्समेंट डिपेंड करता है उन लोगों पे कि जो इस जूरिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। और दो फैकल्टी जुड़ी हुई है इसके अंदर, वो एक फैकल्टी तो है एडवोकेट्स की, दूसरी फैकल्टी है जजेस की जी। और इनका दोनों का मॉरल कैरेक्टर अगर अच्छा हो तो फेक कैसे, मैं समझ रहा हूँ 50% बंद हो सकता है, आ ही नहीं सकता। लेकिन कई बार होता है कि जो एडवोकेट्स हैं उन पे बहुत प्रेशर बना होता है कि कैसे भी करके ये केस जीतना ही है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे वही मैंने कहा, वो तो इसलिए करते हैं कि धन की उपार्जन के लिए। क्योंकि कुछ वक्त ऐसे क्लाइंट ऐसे आते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, ऐसे क्लाइंट आते हैं जो हमें कहते हैं येन कैन प्रकरण आप हमें जिताइए, कितना भी पैसा आपको चाहिए वो ले लो, लेकिन केस जीतना है। हाँ, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लीजिए, अरे भैया जिताइए। और जो हर व्यक्ति की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है धन जी। बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा खर्च करके एक व्यक्ति जुडिशियल सर्विस में आता है, एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है, बहुत पैसा खर्च करके और बहुत बहुत मेहनत करके। उसका एक ही ध्येय होता है कि मुझे बाद में इसको एनकैश करना है। कैसे करना है, कुछ भी करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति यदि अपने आप को कहता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, और कई बार ऐसा फैसला भी हो जाता है वो प्रूफ्स के आधार पर कि वो व्यक्ति कुछ नहीं किया था, वो फंसाया गया था, और कोर्ट अपना फैसला सुना देती है कि आपको इतने समय की सज़ा हो गई है। अब ऐसे में वो व्यक्ति जो है अपने आप को एक तरह से कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, उसका कानून पर से भी विश्वास उठने लग जाता है कि कानून केवल प्रूफ्स पे आधारित है, कोई इमोशनल फीलिंग्स किसी की नहीं है, वो अगर सच भी बोल रहा है तो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इसमें भी अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो कार्मिक चोरी इसमें बहुत लागू होती है। हमारे कर्मों का संस्कार ऐसा है। मैंने एक दफ़े एक किताब पढ़ी थी, वो यूपी में उस समय सेक्रेटरी की पोस्ट पर थे, और उन्होंने एक किताब कुछ ऐसे सही एक्सपीरियंस के ऊपर उसमें किताब को उन्होंने पब्लिश की थी। उसमें एक बहुत अच्छी छोटी सी एक ट्रू स्टोरी उन्होंने दी है कि एक टीचर था गांव में, उसको जेल हो गई मर्डर केस में। उसका लड़का बाद में पढ़ते पढ़ते IAS बन गया जी। IAS बनने के बाद में वो कलेक्टर के पास गया और उसने अपनी ID बता के कहा कि मैं अभी IAS में आया हूँ और मेरे पिताजी जेल में है और 1 महीने बाद मेरी शादी तय हुई है और उसका ये कार्ड है। तो मेरे पिताजी को पैरोल मिली या नहीं मिली। पैरोल कहते हैं कि जिस प्रिजनर का जेल में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विंग द सेंटेंस कैरेक्टर ठीक हो तो उसको कुछ काम के लिए पैरोल दे सकते हैं। जैसे कोई किसी फैमिली में डेथ हो गई हो, कोई शादी हो, कोई बहुत बीमार हो जी। तो ऐसे के लिए उसको उसके सर्कमस्टेंस के हिसाब से पैरोल देते हैं। तो उन्होंने फाइल मंगा के कहा हमने पहले दरखास्त तुम्हारे पिताजी की आई थी, वो खारिज कर दी कि उसके साथ कोई प्रूफ नहीं था कि प्रूफ तो मैं दे रहा हूँ, ये कार्ड है और किसी का चाहिए प्रूफ दे दो। तो उसने कलेक्टर ने कहा ठीक है मैं पैरोल ग्रांट करता हूँ तुमको 1 महीने के लिए, आज जा लो, 15 दिन बाद शादी है, उसके बाद कुछ रिचुअल्स होंगे और फिर 1 महीना खत्म होने के साथ साथ उसको वापस सरेंडर कर देना।
वो 1 महीना ख़त्म होने के पहले उसके पिताजी वापस आए, तो जेल में जाने के पहले वो कलेक्टर से मिलने गए अपने लड़के के साथ, और उन्होंने जाके कहा कि आपका मैं अभिवादन करता हूँ कि आपने मेरी पहली दरख्वास्त खारिज होने के बावजूद भी बाद में मुझे पैरोल पे 1 महीने की पैरोल दे दी, तो मैं मेरे लड़के की शादी में जा सका, अपने रिश्तेदारों से मिल सका, एंजॉय कर सका। बिल्कुल। उसका व्यवहार देख के कलेक्टर को लगा कि ऐसा व्यक्ति मर्डर कर सकता है क्या। बिल्कुल। तो उसने पूछा आप मर्डर केस में कैसे इन्वॉल्व हैं। तो उसने बताया कि मेरे खिलाफ बिल्कुल झूठा केस था ये, और मुझे झूठे केस में मेरे विरोधी ने फंसाया कि वो मेरी ज़मीन को हथियाना चाह रहा था। जब मैंने उसको ज़मीन नहीं दी तो उसने मेरे खिलाफ केस लगाया, और लगा कि मुझे एविडेंस गलत दे के और मेरे को फंसाया। मैं तो हाई कोर्ट तक लड़ा हूँ, तो भी मेरा सेंटेंस कंफर्म रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने के मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं गया। तो फिर कलेक्टर ने कहा तुम जब इनोसेंट थे और जेल में गए तो तुम्हारी स्थिति कैसी रही जी। कि कुछ समय तक शुरू में तो मैं अपना दीवारों से सर फोड़ता था कि भगवान तू जानता मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया, कमिट नहीं किया है, और तुझे किस बात की सज़ा दे रहा है। कुछ समय बाद में मेरे को क्या पता क्या स्ट्राइक हुआ कि भगवान तो किसी को सज़ा देता नहीं है, बिल्कुल, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे दे रहा है। हो सकता है किसी अर्लियर बर्थ में मैंने किसी का मर्डर किया और मैं एस्केप कर गया हूँ, जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। और जैसे ही मेरे को ये थॉट आया, उस दिन के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ कुछ भी मेरे मन में कोई वेग नहीं लाया। हाँ। और शांति से बैठा हूँ। और मैंने एक किताब लिखी है, फॉर्चुनेटली वो किताब पब्लिश हो गई और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको कोर्स में ले लिया। मेरी दूसरी किताब प्रेस में है और मेरी सजा भी 2 महीने में ख़त्म होने वाली है। एंड देन आई विल कैरी ऑन ए पीसफुल लाइफ। ये बात उसने जवाब दी। तो इनोसेंट आदमी क्यों पकड़ा गया, क्यों कारण है, क्या कारण है। अगर कार्मिक सॉरी में जाए तो मैं इसमें बिलीव करना पड़ेगा, और कोई बिलीव नहीं करे तो उसका एक ही जवाब है, और वो ये है कि हमारा सारा जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। उसके लिए एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट बना हुआ है, और इसका सारे स्रोत जो है वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ये चल रहा है। उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं, उसी सिस्टम को हम चला रहे हैं। और वो सिस्टम इतना वास्ट है, उसके अंदर हर आदमी को, क्यों हमारे ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबडी शुड बी पनिश अनहर्ड, नोबडी शुड कंडेम अनहर्ड। जी, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपने सारी कार्रवाई कर ली है किसी के खिलाफ में, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, तो हाई कोर्ट भी 1 सेकंड में उसको क्वेश्चन कर देगा और कहेगा वापिस शुरू से प्रोसीडिंग इनिशिएट करो आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो हमारा जो एविडेंस एक्ट है उसके अंदर जो है जज इज बाउंड बाय द एविडेंस। हम जैसे अभी एक्ट्स की भी बात कर रहे हैं और रूल्स रेगुलेशंस की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लीगल प्रोविजंस की अवेयरनेस ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी देखिए 2-3 फैकल्टीज है वो जिम्मेवार है इसके लिए। सबसे बड़ी फैकल्टी तो है स्टेट गवर्नमेंट जी। स्टेट गवर्नमेंट को लोगों में ऐसी अवेयरनेस देनी चाहिए। सबसे बड़ा जो लकुना जिसे को बहुत बड़ा एडवर्स फैक्टर को वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जब तक लैक ऑफ एजुकेशन हो गई, ये आप पूरी तरह से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सी किताब में क्या लिखा है, उसमें मेरे हक क्या है, हक नहीं है, उसको मालूम नहीं है। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संबंध में क्या जानकारी है। आई पुट ए क्वेश्चन टू माई सेल्फ। बिल्कुल, मैं एडवोकेट हूँ, जूरिस्ट हूँ, कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मुझे भी पूछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल अबाउट ऑल आर्टिकल्स। जब जब हमारा काम पड़ता है उसके अनुसार उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उसकी कार्रवाई करते हैं। तो ये तो फैक्टर रहेगा ही, ये लकुना तो मिट नहीं सकता, जैसा कि मेरा अपना एक अनुमान है। ये फैक्टर को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, मगर बड़ी बड़ी बातों के लिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि लोगों को ये कह सकते हैं तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है। ये तो हम उनको समझा ही सकते हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना भी समझा है तो ये तो समझा सकते हैं। तो ये समझाने का काम किसका है? चाहे अनएजुकेटेड हो उसको भी समझा सकते हैं, एजुकेटेड हो वो तो पढ़ के भी समझ लेगा, सुन के भी समझ लेगा। तो सबसे पहले तो ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो अवेयरनेस दे, और अवेयरनेस देने के लिए वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम करे जिसमें लोगों को बुला के पंचायत के थ्रू बुलाए, जैसे आज के सब जगह पंचायत है जी।
तो पंचायत सरपंच के ऊपर ये ड्यूटी डालें। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स हैं वो सेमिनार्स करें, उनके ऊपर ड्यूटी डालें। और सबसे बड़ी एक ड्यूटी जो डालनी है वो है हमारे एजुकेशन कुरिकुलम में जो लॉ का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें लॉ पढ़ाया जाता है। तो जैसे मेडिकल लॉ कोर्सेज में एक डॉक्टर को रूरल एरियाज में जाके कंपल्सरीली सेवा देनी पड़ती है, ऐसे ही लॉ के अंदर ऐसा प्रोविज़न डालना चाहिए कि जो भी लॉ की डिग्री लेगा उसके पहले वो इतने महीने तक जाके रूरल एरियाज में सर्विस करेगा और इस तरह की सर्विस करेगा, उसका एक पेंडुलम बनाना चाहिए। और वो जाके इन बातों के बारे में जो बातें उसमें शीर्षक तौर पर लिखी गई है वो रूरल एरियाज में जाके वो वैसी सर्विस करें। अदरवाइज हम सारे सोचें कि खाली स्टेट ये कर लेगी तो नहीं कर सकेगी, बार एसोसिएशन बार काउंसिल करेगी तो नहीं कर सकेगी। इंसेप्शन से ये आनी चाहिए। तो जो लॉ की डिग्री लेके लॉ के अंदर लॉ प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसके दिमाग में पहले ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने कुछ सेवाएं रूरल एरिया में दी है नहीं दी है, और उन लोगों को मैंने बताया कि नहीं बताया। तो उसके लिए पहले उसको खुद को तैयार करना पड़ेगा। इस स्टेज के ऊपर अगर हमारा ये लॉ बने और कंपलसरी कर दिया जाए तो आज इंडिया में बहुत लॉ कॉलेजेज है, हर शहर में लॉ कॉलेज मिलेगी। और वो अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो इससे बहुत अच्छी एक्सटेंडेड वे में सर्विसेज होगी, उनको अवेयरनेस मिलेगी। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे हम क्राइम की रोकथाम की बात करते हैं तो अक्सर करके लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी है, सारा जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे समाज में शांति लाने के लिए केवल वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही डाल देते हैं, कानून पर ही डाल देते हैं। तो किसकी जिम्मेवारी है ये? जनरल बात करें या कानून की बात करें तो तीन बातें हैं, तीन शब्द हैं अपने जहन में बातें आती है। एक है लाइबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आज ये कानून बनता है, वो ये कानून बना के ये कहता है कि भाई तुमको ये टैक्स देने की लाइबिलिटी है। जब ये लाइबिलिटी कानून में आती है तो आदमी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे को उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है अकाउंटेबिलिटी में जाके, कि जब तक वो ये फील नहीं करे कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है, कि मेरी की जो लाइबिलिटी है उसको मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सेटिस्फाई करूं, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता जी। और ये चीज़ें आ सकती है रियलाइजेशन से। जब तक व्यक्ति महसूस नहीं करे कि आई एम लायबल, रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल, जब तक ये महसूस नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, कितने ही कानून बना दीजिए। नो ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट रियलाइजेशन एंड नो विजुअलाइजेशन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड नो रिवीलेशन विदाउट विजुअलाइजेशन। एक छोटी सी आपको एक घटना शेयर करना चाहूँगा। एल्फ्रेड नोबल एक दफ़े अपने गार्डन में संडे को बैठा अखबार पढ़ रहा था जी। अचानक उसका ध्यान ओबिचरी में चला गया। ओबिचरी की कॉलम पढ़ते पढ़ते उसको लगा, उसमें आया था कि एल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई है। उसमें लिखा था इस तारीख को पैदा हुआ था, इसने ये किया था, सोसाइटी में किया, डायनामाइट की डिस्कवरी की थी, वो चर्चेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में सब में बहुत मदद करता था। बट आगे की लाइन पढ़ते उसका दिमाग घूम गया। आगे की लाइन में था ही वॉज ए किलर ऑफ मैनकाइंड। तो जैसे उसने ये पढ़ा और उसको एक रियलाइज हुआ कि मैं मरने के बाद में किलर ऑफ मैनकाइंड कहलाऊंगा क्या। When he realized this factor, that was the cause for his transformation. उसने इमीडिएटली अपने सॉलिसिटर को बुलाया, कहा मेरी विल लिखो, मेरी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है मैंने कमाई की है वो सारी मैं ट्रस्ट में देता हूँ और दुनिया में शांति के लिए प्राइज दिया जाएगा। आज भी नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है शांति के लिए जी। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हर व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी में रियलाइजेशन आती है, जब तक हर व्यक्ति ये रियलाइज नहीं करे कि मेरी ड्यूटी क्या है मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति, जब तक वो ये रियलाइज नहीं करेगा डिसऑर्डर चलता रहेगा। वो सड़क में चलेगा, केला खाएगा, छिलका फेंक देगा, भले उससे कोई स्लिप हो गया, गिरे, उसका फ्रैक्चर हो जाए, कोई परवाह नहीं। वो कोई भी डर्ट है ना सड़क पे ही फेंकेगा। हमारे घरों में देखते हैं ना, कचरा निकाल के घर की लेडीज होती है वो कचरा सड़क पे फेंकती है, जब थोड़ी देर पहले उसकी सफाई हो चुकी होती है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीस थिंग्स। तो पहले ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी उनमें। अवेयरनेस के लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेट करने के लिए तरीके निकालने पड़ेंगे। तो भाई साहब, आज जूरिस्ट प्रोफेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपने सॉल्यूशंस बताए हैं और अपने अनुभव के आधार पर भी आपने बताया कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है और वो इजीली हो सकता है।
तो ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपने हमको ये सम्मान दिया बुला के, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में हमने कर्मों की गति के बारे में जाना कि कर्मों की गुह्य गति कैसे काम करती है, और हमने ये भी जाना कि जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, और जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगी तो रिविलेशन भी नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।